नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा, यह पल भावुक करने वाला है। एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने दिया नया दायित्व। नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलकर करेंगे सरकार बनाने का दावा। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम ने नवनिर्वाचित सांसदों को किया संबोधित। कहा, एनडीए गुड गवर्नेंस का लिखेगा नया अध्याय। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी दलों ने ईवीएम के बारे में किया भ्रामक प्रचार। चुनाव परिणाम आने के बाद 2 दिनों तक कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग हार गए, लेकिन देशवासी जानते हैं कि हम ना तो हारे थे, नहीं हारे हैं। एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का लिया आशीर्वाद। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर की मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने भी दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। पीआरएस नेता के कविता की 21 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टली। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% पर कायम। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। और आज का दिन एक बार फिर से ऐतिहासिक रहा। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने नवनिर्वाचित सांसदों को एक बार फिर से संबोधित किया। पीएम ने भाजपा और एनडीए के बीच विश्वास के मजबूत सेतु का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह खबर आज सुबह से ही हम बता रहे थे कि आपको आज शाम 6 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करने का समय निश्चित किया गया था और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। यह बड़ी खबर, लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने के लिए जनादेश जो एनडीए को मिला, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। आज सुबह ही उनको एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया और प्रधानमंत्री के रूप में सभी दलों ने एक सुर से सहमति प्रदान की और अब राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। यह अब की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बार फिर से जनादेश और सभी सांसदों के प्रतिनिधि का समर्थन लेकर के पहुंचे हैं। आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम ने नवनिर्वाचित सांसदों को भी संबोधित किया। उससे पहले पीएम ने भाजपा और एनडीए के बीच विश्वास के मजबूत सेतु का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए केवल सत्ता प्राप्त करने या सरकार चलाने का गठबंधन नहीं है, यह गठबंधन राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित है। ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये
राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और इस मौके पर एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने उनके घर पहुंचे, उनके साथ मुलाकात की, उनसे कुशलक्षेम जानी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नई सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की। मुरली मनोहर जोशी ने नई सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक आज संपन्न हुई और बैठक में एनडीए के घटक दलों ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरपूर दिल खोलकर स्वागत किया। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत एक बार फिर से इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। ओडिशा में भी अपनी विचारधारा की एनडीए ने सरकार बनाई और वहां भी उन्हें सफलता मिली। 10 साल पहले उदासीन भारत था, 10 साल पहले भारत के बारे में कहा जाता था यहां कुछ बदलने वाला नहीं, और आज 10 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, एनडीए सरकार ने देश में पिछले 10 साल में जो सेवा की है उससे देश की ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई है। इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि प्रस्ताव 140 करोड़ के देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें।
और बड़ी खबर यही आ रही है कि राष्ट्रपति भवन अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अपनी सरकार बनाने का दावा, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, ये लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा के भित्ति चित्र और साथ ही ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों का जो समर्थन पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है वो उन्होंने राष्ट्रपति जी को सौंप दिया है और अब राष्ट्रपति जी की ओर से उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने देश में इतिहास रचा। लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने का नया रिकॉर्ड रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे मुलाकात के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और आज जिस तरह से संसदीय दल, एनडीए के संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का जो हर पल है वो संविधान को समर्पित है और इसी वजह से उन्हें एक बार फिर से जनता ने राष्ट्र सेवा का मौका दिया है और 140 करोड़ जनता की आवाज़ बनकर के वो देश और दुनिया में भारत की प्रगति की गति को, भारत की प्रगति के रथ को आगे बढ़ाने के लिए तन मन से अपने जीवन को समर्पित करने का आह्वान देश से करते हुए साथ ही साथ उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई कि वो अपने आप को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पण करते हुए इस वक्त आप ये ऐतिहासिक तस्वीरें देख रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ऐतिहासिक तस्वीरें, एक बार फिर से राष्ट्रपति जी ने अब प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, हम जानते हैं कि आज ही वो एनडीए संसदीय दल, भाजपा संसदीय दल और लोकसभा के नेता चुने गए। एनडीए सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें नई सरकार के गठन का न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि वो तारीख को लेकर भी चर्चा है कि 9 तारीख को शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस तरह की लगातार चर्चा है। तमाम जो एनडीए के सहयोगी, हमने देखा कि आज जो सुबह 11 बजे के बाद कार्यक्रम हुआ संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में, उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना, संसदीय दल का नेता चुना और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गए जहां उन्हें आमंत्रित किया गया है नई सरकार के गठन के लिए। शपथ ग्रहण समारोह की अब तैयारियां शुरू होंगी और हम देख रहे हैं कि विचार विमर्श का दौर भी पिछले 2 दिनों से चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ एक मंथन का दौर एनडीए सहयोगियों से बातचीत करने का और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ बातचीत से निष्कर्ष निकला, उसकी एक ब्रीफिंग भी कल रात को की गई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि कैबिनेट गठन में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन से सहयोगियों को कितनी जगह दी जाएगी, कैसा मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। तो उसकी चर्चा भी हम देख रहे हैं कि कल से शुरू हो गई और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। देखिए यहाँ पर अजय, एक बात और बताना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि गठबंधन के अगुवा किसी नेता द्वारा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने का अवसर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल हुई और भारत की राजनीति में यह भी पहली बार होने जा रहा है कि 3 बार हमने एनडीए के गठबंधन की एक सफलतापूर्वक 5 साल सरकार देखी है। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार और फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी सरकार शपथ लेने जा रही है। तो एक ऐतिहासिक मौका है कई लिहाज से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है एनडीए के नेता के तौर पर, लगातार तीसरी पूर्ण बहुमत की सरकार जीत दिलाने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है नेता के तौर पर। और आज हमने देखा कि तमाम एनडीए के सहयोगी नेताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की। उनके सक्षम नेतृत्व में जिस तरह से दुनिया में भारत की साख बढ़ी है उसकी चर्चा हुई। ये आशा जताई गई कि निरंतर भारत प्रगति करता रहेगा। तो अब हम उन तस्वीरों को देखेंगे। इस तस्वीर का इंतजार हम देख रहे थे कि परसों से था कि जब दावा पेश किया जाएगा औपचारिक तौर पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आमंत्रित करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए। क्योंकि जब जो आप देखें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं, और जब हमने देखा था कि अंतिम बैठक हुई थी कैबिनेट की, और जब लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की सिफारिश की गई, उसके बाद राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का आग्रह किया था। अब वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जब उनको नई सरकार के गठन का न्योता दिया गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है अजय। इस तस्वीर का इंतजार सुबह से देश की जनता कर रही थी, और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। तो अभी शाम के 6 बजे कार्यक्रम जो था उसके अनुरूप ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शैलेंद्र। इसके बाद क्या एनडीए के घटक दलों की फिर से आप बता रहे हैं कि जो बैठक है वो चली गई, क्या प्रधानमंत्री के साथ भी घटक दल के नेता इस मुलाकात के लिए गए हैं? ये देखिए, एनडीए के घटक दलों की नेताओं की अलग अलग वार्ता होती रहेगी, चूंकि 3 नेताओं को अधिकृत किया गया था, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि वो घटक दलों के नेताओं से बात करें। हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन होगा, पोर्टफोलियो किसे मिलेगा, इसका विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को होता है। तो ऐसे में वो अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को होगा। लेकिन एनडीए के सहयोगी क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या है, उन सब पर एक व्यापक चर्चा जरूरी है। इसके लिए इन 3 नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और हमने देखा है कि कई दौर की बातचीत पहले आपस में और एनडीए के सहयोगियों से भी एक तरह से राय ली गई है। तमाम एनडीए के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा एक तरह से ये कहा है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो एनडीए के सहयोगियों को सर्वसम्मत से स्वीकार है। आज भी हमने देखा जब अनुमोदन उनके नाम के प्रस्ताव के बाद हो रहा था, तो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। लेकिन एनडीए के सहयोगी के तौर पर निश्चित तौर पर टीडीपी हो या नीतीश कुमार की जेडीयू हो, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और इस पर मंथन लगातार जारी रहेगा। शैलेंद्र, आप मेरे साथ बने रहे। ऋषि कुमार हमारे वरिष्ठ संवाददाता विजय चौक से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि जी, आगे की प्रक्रिया थोड़ी सी आप समझाएं। अब तो राष्ट्रपति जी ने न्योता सौंप दिया है, निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री के हाथ में नई सरकार बनाने का। इसके बाद कवायद क्या होनी है और शपथ ग्रहण तक का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए अजय, जिस तरीके से अब 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हम कह सकते हैं कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है अब वो अंतिम चरणों में पहुंच गई है। जबकि सरकार के लिए दावा पेश करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब आज राष्ट्रपति से मिले और उन्हें एनडीए का नेता चुना गया, इससे पहले संसद परिसर के केंद्रीय कक्ष से, तो उस पूरी प्रक्रिया के बाद जब उनके पास पूरा बहुमत है और एनडीए के बहुमत के आधार पर वो नेता चुने गए हैं, उसी आधार पर जब राष्ट्रपति को ये दावा पेश किया गया सरकार बनाने का और सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित कर दिया। अब प्रक्रिया ये है कि इसमें सरकार के तौर पर शपथ लेने का जो समय है वो मुकर्रर किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों तरफ से इस बात को कम्युनिकेट करके जो उचित समय होगा और उसके लिए जो कौन सा दिन और कौन सा समय ये दोनों तरफ से सहमति के आधार पर तय कर लिया जाएगा। और इससे जो अगली जो प्रक्रिया है मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का तो चयन हो गया है, कैबिनेट कैसी होगी ये जो कवायदें हैं शपथ ग्रहण से पहले मुझे लगता है शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एनडीए की सरकार होगी। इसमें जो तमाम सहयोगी दल हैं वो सरकार में शामिल किस तरीके से हो रहे हैं, उनके पास कौन से मंत्रालय रहेंगे, ये एक लंबी मंत्रणा रहेगी। क्योंकि आज हमने देखा केंद्रीय कक्ष में जिस तरीके से उन्हें जो समर्थन दिया है अपने भाषणों से, अलग अलग उनके जो घटक दल हैं उनके द्वारा,
तो उससे न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर उनमें भरोसा व्यक्त किया गया है, बल्कि उन्होंने अपनी कुछ उम्मीदें भी व्यक्त की हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार के नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि अब बिहार की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, इस तरीके की जो बातें होती हैं ये कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि जो सरकार है उस सरकार में उनकी भागीदारी कैसी होनी चाहिए। अब कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये सब चीजें खुलकर भी सामने आ जाएंगी और पता चलेगा कि उनके जो घटक दल हैं उनको कौन कौन से मंत्रालय मिल रहे हैं, कितनों को राज्य मंत्री के तौर बिल्कुल पर। सही कहा ऋषि जी ये जो आपने, लेकिन प्रक्रिया है सबसे अहम महत्वपूर्ण है। जी। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उस समय भी ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग उनके साथ मंत्रिमंडल में उस दिन शपथ लेंगे। बिल्कुल ऋषि जी, चूंकि आपने चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही करीब से इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उस पर निगाह रखी और लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की परिपक्वता भी हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। बहुत सारे देशों में हमने हाल ही में देखा कि सत्ता का हस्तांतरण इतना शांतिपूर्ण तरीके से नहीं देखा जाता। कुछ न कुछ विरोध के स्वर जरूर आते हैं, लेकिन ये शायद भारत की लोकतंत्र की शक्ति ही है कि आज हम देख रहे हैं कि बिना किसी व्यवधान के जो सत्ता है वो अब एक बार फिर से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में अब कमान उनके सहयोगी दलों ने दे दी है। और हालांकि विपक्ष जिस तरह से उन्होंने कुछ जिक्र किया था एग्जिट पोल के बाद और चुनाव के नतीजे आने से पहले, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने भी किया, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति जी का निमंत्रण पत्र सौंपना लोकतंत्र के मजबूती की एक सशक्त तस्वीर कही जा सकती। बिल्कुल, देखिए अजय, आज हम कह सकते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हम न सिर्फ सबसे बड़े मजबूत लोकतंत्र हैं, बल्कि एक दिशा देने वाले लोकतंत्र के तौर पर है पूरी दुनिया को। हमने देखा था कि अमेरिका के चुनाव पिछली बार जब हुए थे, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, तो वहां पर भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई थी जो कहीं ना कहीं वहां के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाली रही थी। उन चुनाव परिणामों को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। कुछ विद्रोह की स्थिति दिखाई दी थी। हालांकि वहां पर सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्वक ही हुआ था, लेकिन विद्रोह दिखाई दिया था कहीं ना कहीं जनता के द्वारा। लेकिन जब ये हमारे यहाँ परिणाम आए उसके बाद पूरी की पूरी परिस्थिति एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, और हम कह सकते हैं कि आज भी जब प्रधानमंत्री के तौर पर जब उनका चयन उनके सहयोगी दलों ने किया नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया कि जिस तरीके से एनडीए का गठन हुआ देश में, उन्होंने कहा कि ये एनडीए की चौथी सरकार है जो 5 साल पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इसका मतलब है उन्होंने और इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके के ये जो परिणाम है, चुनाव परिणाम है, एनडीए का मतलब है पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की जो कवायद शुरू की गई थी एक सत्ता के विकल्प के तौर पर, उसकी सफलता है ये। और इसमें सबका साथ है तो और सबका विश्वास है। विश्वास शब्द का भी प्रयोग किया था प्रधानमंत्री ने। तो निश्चित तौर से ये हमारे एक मजबूत और प्रगाढ़ हो चुके, अब मैं कह सकता हूं कि ये हो चुके लोकतंत्र की ही वानगी है कि हम बड़ी आसानी से सत्ता का हस्तांतरण करते हैं, और चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार सत्ता में बदलाव होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आसानी से पावर ऑफ ट्रांसफर करने में सफल हैं। कल भी मैंने जब मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की थी तो कुछ ऐसी बातें रही चुनाव के दौरान जो चुनाव आयुक्त के तौर पर उन्हें झेलनी पड़ी। तो कल भी उन्होंने ये बात कही कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रक्रिया में कोई भी ऐसी बात आपत्तिजनक लगी हो जिस पर वो स्पष्टीकरण चाहते हैं, वो उन्होंने आमंत्रण दिया इस चुनाव के समाप्त होने के बावजूद भी कि वो आए और अपनी शंकाओं का निवारण करें। ये जो चीजें हैं कि खुलेआम ये कहना कि आप कभी भी आ सकते हैं और अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं, ये भी चुनाव आयोग की बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर से आप आज के ये जो लम्हा है ऐतिहासिक है। हम एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं, बल्कि नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। इस सरकार में कौन कौन शामिल होगा, क्या क्या भूमिका रहेगी, मुझे लगता है अब वो पड़ाव आ गया है कि किसकी भागीदारी होगी सरकार में। बिल्कुल। शैलेंद्र, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? चलिए ऋषि जी, मैं इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री और चलिए ये तस्वीरें अब सीधे तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद, उस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री, ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से।
नमस्ते साथियों। चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है, टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है, और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है।
और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है।
आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति जी के पास गए, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति जी ने अब उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाते हुए अच्छा, तृप्त हुए कि नहीं भाई? ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश का धन्यवाद कहा है कि जिस तरह से उन्होंने 18वीं लोकसभा के लिए जनादेश दिया है, स्पष्ट जनादेश दिया है, लगातार एनडीए को तीसरी बार देश पर शासन करने का, उसका उन्होंने धन्यवाद किया। और धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होने जा रहा है देश के अमृतकाल के लिए, क्योंकि जब देश 2047 में आज़ादी की शताब्दी का वर्ष मनाएगा, तब के लिए ये जो 25 वर्ष का कालखंड है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए 18वीं लोकसभा का जो ये पूरा का पूरा माहौल है वो बहुत ही अहम होने जा रहा है, बहुत ही अहम पड़ाव के तौर पर। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस गति के साथ पिछले 2 टर्म से ये देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। अब नई सरकार बनने के बाद दोगुना ऊर्जा के साथ और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा समर्पण के साथ ये सरकार काम करती हुई नजर आएगी, और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा युवाओं को मिलेगा और युवाओं की आकांक्षाओं को मिलेगा। कुछ बड़ी बातें जो आज प्रधानमंत्री ने अभी इस संबोधन में कही। पिछले 2 टर्म में देश आगे बढ़ा है और ये विश्वास जो नज़र आता है समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन का, उसमें और भी गति आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जी ने शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये बात देश के सामने रखी, और 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण का समारोह ठीक रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से पेशकश की, और बताया कि बाकी की जो डिटेल्स हैं वो राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी की जाएंगी। 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा होगी। तो आज बड़ा विश्वास जताते हुए आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो भारत की वैश्विक छवि बनी उसका जिक्र किया, और साथ ही साथ ये कहा कि समर्पण भाव से देश की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे, और इसका लाभ नई सरकार को मिलेगा, क्योंकि वो 2014 में नए थे, लेकिन अब उन्हें सरकार में रहने के बाद सरकार चलाने का बड़ा अनुभव हो गया है, और इस अनुभव के बाद अब सरकार चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है उस पर, और ये जो पूरी प्रक्रिया है उस पर बात करने के लिए ऋषि जी बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि 9 जून जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि तारीखों का ऐलान शायद कर सकते हैं, और ये प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हुए जो हम थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे थे, आपसे समझना चाहेंगे कि एक बार फिर से जो विश्वास प्रधानमंत्री ने देशवासियों के दिया, ये निरंतरता देश को नई ऊर्जा और नई गति के साथ आगे ले जाती हुई दिखाई देगी, ऐसा विश्वास एक बार फिर से जताया उन्होंने। ऋषि जी वैसे की तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारी 18वीं लोकसभा, जो कि 18 अंक का एक उम्र में भारत में उम्र का एक अलग महत्व है, तो मुझे लगता है उन्होंने भी इसी बात का संकेत दिया कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो 18वीं लोकसभा यानी कि 18 साल की हो गई है। इसका मतलब हम मैच्योर्ड हो चुके हैं, और इसी मैच्योरिटी को अब आगे बढ़ाते हुए उन्होंने निरंतरता की बात की, और खासतौर से दुनिया भर में भारत की बढ़ती हुई साख और प्रतिष्ठा को उन्होंने कहा कि यह एक नया अवसर होगा, जबकि एक बार फिर से भारत की जो निरंतरता है
और जो आर्थिक पहलू हैं, जो एक तेजी से उभरती काम करती हुई अर्थव्यवस्था को और तेज गति से आगे ले जाने में जो मदद मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक स्थायी और मजबूत सरकार के तौर पर हम एक बार फिर से आगे आने वाले 5 सालों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत के लिए तमाम अवसरों का और भारत में जो अन्य देशों की जो आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं, खासतौर से निवेश को लेकर, उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि इसका विस्तार होगा और भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। और जिस तरीके से इस वर्तमान सरकार का भी लक्ष्य था एक विकसित भारत की ओर बढ़ने का, तो उन्होंने यही कहा कि आने वाले समय में जो आगे आने वाले 5 साल हैं, हम विकसित भारत की ओर बढ़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो निश्चित तौर से अब जो जैसे कि हम बात कर रहे थे, 9 तारीख का समय और शाम का 9 तारीख की शाम का वक्त करीब करीब अब तय है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी इस बात को इंगित किया है। तो ऐसे में अब जो अगला पड़ाव है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से मनोनयन उनका हो गया है, अब उन्हें शपथ लेनी है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उन्हें अपनी कैबिनेट का चयन करना है। और इस कैबिनेट के चयन में प्रधानमंत्री के पास हमारा संविधान एक असीमित अधिकार देता है, जो ये तय करता है कि प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कोई भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने के अंदर भारत की संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी जी। तो निश्चित तौर से इसमें अब घटक दल भी हैं, उनके सहयोग से सरकार चलनी है। तो कैबिनेट का गठन मुझे लगता है अब से शुरू हो जाएगा कि कौन कौन कैबिनेट में रहेगा, कितने कैबिनेट रहेंगे जो कि उस समय शपथ लेंगे, बाद में क्या विस्तार किया जाएगा, ये पूरी की पूरी रणनीति और रूपरेखा मुझे लगता है अब से लेकर चलिए ऋषि जी, अंदर ये तय होगी। ऋषि जी, हम जानते हैं कि हम संभावित नामों पर या फिर संभावित पोर्टफोलियो पर तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के तरीके को जानते हैं। लेकिन जो 2 टर्म से अनुभव मिला है और जिस तरह से वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर उनका फोकस रहता है, तो थोड़ा सा आकार के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं क्या कि पिछले 2 टर्म के तुलना में तीसरी एनडीए कैबिनेट का आकार शायद बड़ा होगा या उसको छोटा रखने की कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, इस समय जो सरकार है एनडीए की सरकार है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर अब तक जो पिछली 2 सरकारें रही थी उसके पास पर्याप्त बहुमत था, तो उस समय की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में मुझे लगता है कुछ फर्क है जी। और इस फर्क को हमें समझना होगा। इस फर्क का असर भी दिखेगा, क्योंकि जो एलाइज हैं, जो पार्टनर हैं, जिनके सहयोग से सरकार चलनी है, मुझे लगता है उनका कंसिडरेशन जरूर रहेगा सरकार में। ऐसे कंसिडरेशन में कितने मंत्री और नए हो सकते हैं, उसको कितना विस्तारित करना है, और प्रधानमंत्री के तौर पर उनको वो कितना कन्विंस करने में सफल रहते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि इन 2 दिनों के अंदर तय होनी है। लेकिन इतना जरूर है कि सहयोगी के तौर पर जो लोग उनके साथ हैं उनको कैबिनेट में शामिल जरूर किया जाएगा, और किस रूप में किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे। क्योंकि उनको एनडीए का नेता चुन लिया गया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से अब इसमें विस्तार देने में उनके पास खुली चॉइस होनी चाहिए, और होगी भी अब कि किस तरीके से वो विस्तार देते हैं। लेकिन जो मिनिमम गवर्नेंस का जो पुराना कंसेप्ट था, मुझे लगता है अब उसमें कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदारियां पिछले 2 टर्म में जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य निभाते चले आए हैं, क्या अब उनके कामकाज की भी समीक्षा अगले 2 दिनों के दौरान ऋषि जी होगी? क्योंकि कौन सी योजनाओं पर काम तेजी से हुआ, या फिर जो अगली प्राथमिकताओं के जो दिशा निर्देश हैं या जो रोड मैप तय किया है सरकार ने, जिसमें युवाओं पर फोकस करना है, स्किलिंग पर फोकस करना है, रोजगार पर फोकस करना है, तकनीक और नई इंडस्ट्री 4.0 के लिए देश को तैयार करना है, इन सब चुनौतियों के बीच क्या हम कुछ नए परिवर्तन भी देख सकते हैं पुराने पोर्टफोलियो को देखते हुए? देखिए, अगर आपको याद होगा, इलेक्शन होने के बाद, यानी कि 7वें चरण के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों के साथ, मंत्रिमंडल के सहयोगी या अन्य जो उनके सरकार में जिनके साथ कामकाज उनका रहता है निकटता से, उनके साथ लगातार ये मीटिंगें चली थी कि अगली सरकार बनने के बाद जो 100 दिनों का जो एजेंडा होगा सरकार का, वो क्या होगा।
मुझे लगता है उसी समय पे काफी हद तक इस बात को उन्होंने समझ लिया होगा कि जी अगर उनकी सरकार बनती है तो किन किन लोगों को वो क्या क्या भूमिका दे सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक रिव्यू की बात है, रिव्यू मुझे लगता है हो चुका होगा, या उसमें कुछ गुंजाइश बची होगी तो वो भी हो जाएगी रिव्यू के आधार पर ही, क्योंकि 10 साल का उनका पुराना कार्यकाल रह चुका है। उन्होंने खुद कहा कि 2014 में जब वो आए थे तब वो नए थे, लेकिन अब उनके पास 10 साल का प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा अनुभव है, एक परिपक्वता है। इसके आधार पर उन्हें फैसला लेने में अब ज्यादा आसानी और उसमें प्रगाढ़ता भी दिखाई देगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, एक और जो पहलू है, इस पहलू को भी हमें देखना होगा कि जो उनके एलाइज हैं, जिनके साथ मिलकर सरकार चलेगी एनडीए के तौर पर, उनका क्या रुख रहता है, उसका भी कंसिडरेशन करने के बाद मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय होगी। अजय बिल्कुल। और एक तस्वीर हम जो बार बार देख रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चूंकि वो उड़ीसा से आती हैं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट की और पहली बार बीजेपी उड़ीसा में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हालांकि ये प्रक्रिया शायद केंद्र की कैबिनेट या केंद्र की सरकार बनने के बाद होगा। तो थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को लेकर के करना चाह रहा था। जिस तरह से उड़ीसा में उन्होंने बार बार कहा कि उड़ीसा की एक बेटी को सर्वोच्च पद पर बैठाने में देश ने जो जनादेश दिया उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और कहीं न कहीं अपने आप को उड़ीसा के साथ जोड़ करके महामहिम भी अपने आप को बहुत ही भावुक तरीके से देखती हैं। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में उनके पर्सनल बॉन्डिंग को दिखाती हैं। अगर आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल पाएं। बिल्कुल अजय, देखिए, जब राष्ट्रपति का चयन करने के लिए जब द्रौपदी मुर्मू का नाम आया था तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी कि क्यों उनका नाम आया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि एक आदिवासी महिला, अनुसूचित जनजाति से महिला जो है, जिनका एक संघर्षमय जीवन है, उनको इस पद की ओर लाने के लिए प्रयास किया जाए, और ये प्रयास बेहद सफल रहा था और उनको राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। निश्चित तौर से उड़ीसा की जो भूमिका रही है इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेहद सुखद है, क्योंकि उनकी सरकार वहां पर राज्य में भी बनने जा रही है। तो दूसरी ओर इस सरकार की जो मजबूती है वो भी उड़ीसा से बहुत अच्छी मिली है। वहां पर बड़ी तादाद में जो सांसद चुन के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वहां से मिले हैं। और केंद्रीय पक्ष में प्रधानमंत्री ने जय जगन्नाथ भी बोला, जो कहीं न कहीं अब आने वाले समय में हम कह सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही थी कि आने वाले समय में उड़ीसा के लिए 25 वर्षों के लिए रोड मैप, यानी कि विकास की यात्रा वो तय करने की बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर से इस बॉन्डिंग में उड़ीसा से राष्ट्रपति का आना और उनके पूर्व के संबंध, जिस तरीके से इस सरकार को चलाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तौर पर हमने पहले भी देखे हैं, और इस परिस्थिति में भी ये काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के पहले से ही उस तरीके से संबंध रहे हैं, आत्मीय संबंध रहे हैं, और गरिमापूर्ण संबंधों के साथ उन्होंने पिछले कार्यकाल को पूरा किया है। तो मुझे लगता है ये बेहद सुखद होगा अगली सरकार चलाने के लिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद दोनों शख्सियत के लिए। सही कहा ऋषि जी आपने। और आज एनडीए के संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो ओडिशा है वो नए भारत के ग्रोथ का नया इंजन साबित होगा। वो भी एक टिप्पणी वहां से आए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव न्यूज रूम से। शैलेंद्र, निरंतरता तो जरूर संकेत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने दे दिया है, लेकिन इसमें नवीनता क्या होगी, नया कलेवर क्या होगा, नया तेवर क्या होगा जब प्रधानमंत्री पहली बार गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे? देखिए अजय, थोड़ा सा यहाँ आपकी बात में मैं संशोधन करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-2019 दोनों में गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। फर्क सिर्फ ये था कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल था, बावजूद इसके एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर, उनके एनडीए के सहयोगियों को मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री एक गठबंधन चला रहे थे। फिर उतना है, प्रधानमंत्री को अनुभव है सहयोगियों को साथ लेकर चलने का। 2014 में भी आपने देखा, 2019 में भी देखा। रामदास अठावले जैसे मंत्री जो सिर्फ एक तरह से कहे उनकी पार्टी के इकलौते सांसद राज्यसभा से चुने गए। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी बाहुल हैं, आदिवासियों की ज़्यादा संख्या है, उनमें से 7 में एनडीए शासित हैं। यानी किस तरह का भरोसा हासिल है देश में एनडीए की सरकारों को अलग अलग वर्गों का, उसका इशारा किया। आपने कहा कि नवीन क्या होगा। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। पहली बात तो यह है कि जिन योजनाओं पर सरकार 10 सालों में आगे बढ़ी है
उनको और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री ने इसको कहा भी कि सफल विदेशी नीति से जो भारत की साख बढ़ी है उससे और आगे ले जाया जाएगा। तो ये सारा बहुत स्पष्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी घरेलू मोर्चे पर, वहीं वैश्विक मोर्चे पर भारत की साख कैसे और बढ़े उसके लिए बड़े कदम उठाएंगे। लेकिन तीसरी बात यह है कि सहयोगियों के साथ हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल में तमाम नए चेहरे होंगे, कुछ पुराने और अनुभवी चेहरे भी होंगे। तो सबकी नजरें अब इस बात पर है कि कौन कौन नया मंत्री बनेगा, सहयोगियों को कितनी जगह मिलेगी। कल से कई फार्मूले चर्चा में है कि जी 5 सांसदों वाले जो सहयोगी हैं कम से कम उनको 1 मंत्री पद जरूर दिया जाए, 2.5 वालों को 2 मंत्री पद दिया जाए। चर्चा इस बात की भी है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय कुछ सहयोगियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सारा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है। और ये सही है कि जब एनडीए के सहयोगी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, जेडीयू हो, टीडीपी हो, तो उनको पर्याप्त जगह दी जा सकती है। इसमें कहीं कोई किसी को इस खबर में कोई गुरेज नहीं दिखाई देता है और ऐसा होगा भी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कौन से मंत्रालय मिलेंगे इसको लेकर बहुत चर्चा है और हम जानते हैं कि उसके लिए इंतजार करना होगा जब शपथ ग्रहण के बाद पोर्टफोलियो यानी विभागों का बंटवारा होगा। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुशंसा पर राष्ट्रपति भवन से जारी होता है। चलिए, लेकिन शैलेंद्र, शायद इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह मिलेगी। जिस तरह से वो सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का बात करते हैं तो जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा ही। साथ ही साथ जो आपने अनुभव और युवा शक्ति के सामंजस्य का जिक्र किया, वो तो नए विजन को पूरा करने के लिए एक नई ऊर्जा की जरूरत है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने कहा। वो एक पूरा का पूरा मिक्स शायद दिखाई दे सकता है। अब दूसरे, अगर हम 2 टर्म से थोड़ा सा सीख पाए तो देखिए, बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन को आप देखिए, पूरी कोशिश की गई, जबकि जिताऊ उम्मीदवार का एक कंपल्सन होता है कि पिछड़े, महिलाएं, युवा और वंचित समाज से ज़्यादा टिकट दिए जाए। वो आपको झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में भी दिखाई देगी। 2019 में जब फेरबदल हुआ था तब अब तक के भारत के इतिहास के सबसे ज़्यादा मंत्री पिछड़े कोटे से अगर कहीं भी बनाए गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में बनाए गए थे। तो आप पिछड़ों को पर्याप्त जगह मिलेगी, इसमें कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई इस तरह की चर्चाओं की नहीं मिलेगी। महिलाओं को कोशिश की जाएगी कि अधिकतम जगह जितना संभव हो सकता है सरकार में दी जाए, क्योंकि हर वर्ग से प्रतिनिधित्व हो, ये सुनिश्चित जरूर किया जाएगा। युवा भी होंगे। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है। इस खबर पर जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस समाचार के विशेष अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम।